दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं भूषण गुसारी वेदांता जूनियर आईएएस से। तो मित्रों, अभी आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, जो अगले साल देने वाले हैं वो भी ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि अभी आपका ऐसे हो चुका, जीएस 1 2 3 4 कल हो चुका है। अभी आएगा बारी ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जो टाइम टू टाइम या डे बाय डे आते रहेगा। तो कल पूरा दिन मैंने लगभग 2015 से लेकर 2024 तक का ट्रेंड देखने के बाद, और खास तौर से अभी जो पेपर जनरल स्टडीज के खास तौर से और ऐसे का भी, तो कुछ बच्चों को सुनने के बाद या कुछ बच्चों से बात करने के बाद में ये बात मेरी समझ में आई कि वर्तमान में जो एक स्टैंडर्ड यूपीएससी ने इन पेपरों के माध्यम से दिखाया है, उससे एक बात मैं यहां कंफर्म कह सकता हूं कि जो अब तक अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से, ठीक है, तो इन शॉर्ट इसको भी हम लोग यूपीएससी ही कहेंगे, लेकिन ये अब तक अनप्रेडिक्टेबल हुआ करता था। कोई नहीं बता सकता था कि यूपीएससी का पेपर मेंस का कैसे होगा, लेकिन लगातार 1 2 3 4 जीएस के और ऐसे के पेपरों को देखने के बाद ये बात पता चलती है कि यूपीएससी अब सही मायने में अपनी छवि पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकते हैं। समझ में आ गया? पहली बात ये है, जैसे कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, तो इस थंबनेल का मतलब ही ये था इन दो लाइनों में। तो अनप्रेडिक्टेबल से अब वास्तविक यूपीएससी की तरफ इन पेपरों के माध्यम से जो एक एटीट्यूड यूपीएससी ने इस साल मेंस के माध्यम से दिखाया है, तो अब कई बच्चों ने मुझसे सवाल किया कि सर, अगले साल या आने वाले समय में भी यूपीएससी के मेंस के पेपर का स्टैंडर्ड यही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बिल्कुल सही बात है, यही स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि यूपीएससी जब भी अपना कोई एक नया पैटर्न सेट करता है ना, तो लगभग 4 5 साल उस पर लगातार काम होता है। कुछ आएगी चीजें बाद में जुड़ेगी, इसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन एक अनुभव आपको बता रहा हूं कि यूपीएससी जब भी कोई एक ट्रेंड सेट करेगा, तो वो उसी ट्रेंड को पकड़ के चल जाता है। तो जैसे 2012 में पहली बार ये सिलेबस आया था, जिसको अभी पढ़कर आप मेंस दे रहे हो, ठीक है। तो 2012 से लेकर लगभग 2017, मतलब इन 5 वर्षों में एक सर्वसाधारण ट्रेंड रहा, लेकिन सिसैट थोड़ा टफ उस जमाने में भी होता था। इन 5 सालों में जैसे प्रिलिमिनरी की अगर हम बात करें या सिसैट की बात करें, तो सिसैट सर्वथा नवीन था। किन लोगों के लिए? आर्ट्स कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड के, टेक्निकल या इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड वालों के लिए नहीं बात कर रहा हूं। दूसरा, जीएस भी थोड़ा सा इसका काठिन्यता का स्तर जो है थोड़ा सा अधिक कर दिया गया, और कट ऑफ जो है वो बहुत कम लगने लगी, और निगेटिव मार्किंग के कारण जो स्टूडेंट्स के ऊपर अतिरिक्त दबाव था वो अलग बात, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो इन 5 वर्षों में यूपीएससी जो कमीशन है और यूपीएससी का एग्जाम जो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, यूपीएससी उस ट्रेंड को पकड़कर चल रहा था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन 2017 के बाद 2021 तक लगभग इन 4 वर्षों में यूपीएससी ने एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं सोचा। सीसैट को इतना टफ कर दिया, जीएस को भी इतना टफ कर दिया कि टेक्निकल बैकग्राउंड के लड़के ही सीसैट फोड़ सकते थे। मतलब 66 नंबर, 66 नंबर्स लाना भी मुश्किल हो चुका था इन 4 वर्षों के दौरान। इतना सीसैट को कठिन कर दिया गया था। और फिर आप सभी जानते हैं कि एक तरफ कोरोना चल रहा था और दूसरी तरफ यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट भी चल रहा था यूपीएससी के खिलाफ। तो इन 4 वर्षों में बहुत तकलीफ हुई, और इस प्रोटेस्ट का और यूपीएससी का ईगो हर्ट हुआ, और इन 4 वर्षों में यूपीएससी ने ऐसा अपने अहम में चूर होकर ऐसा ऐसा गलतियां यहां पर किया
कि स्टूडेंट्स को आखिर में प्रोटेस्ट करने के लिए जो है बाध्य होना पड़ा था, ये सभी आप जानते हैं। फिर आती है लवासना की रिपोर्ट। इस काल के दौरान आता है लवासना का रिपोर्ट, जहां आईएएस होने के बाद आपका ट्रेनिंग होता है मसूरी में। तो इस लवासना की रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यूपीएससी के ऊपर एलिगेशन लगाने वाली ये थी कि इतनी कठिनता से एग्जाम लेकर जिन अफसरों को यूपीएससी ट्रेनिंग में भेजती है, तो लवासना को ये लगता है, क्योंकि उनका जो एक मेंटरशिप का प्रोग्राम होता है, तो लगभग उस प्रोग्राम के तहत परीक्षा तो पास कर गए थे लड़के, लेकिन उनका एटीट्यूड जो है वह सामान्य तौर पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर के लायक नहीं है। और ऐसे बच्चों को कैसे चुन रहा है यूपीएससी, तो सरकार ने भी इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लिया और लवासना की रिपोर्ट को इतने हल्के से नहीं लिया गया। ठीक है, उसके बाद लवासना का ये रिपोर्ट की वजह से यूपीएससी को थोड़ा सा अपने पैर पीछे खींचने पड़े। उसके बाद अभी अभी पूजा खेड़कर प्रकरण हुआ और जो पहले वाले अध्यक्ष थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, अब नए अध्यक्ष आ चुके हैं। तो जब भी कोई नया अध्यक्ष आता है आयोग का, तो थोड़ी सी चीजें बदल जाती है, जैसा कि हर डिपार्टमेंट में होता है, यहाँ पर भी हुआ, कोई नई बात नहीं है। लेकिन पूजा खेड़कर प्रकरण ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह लगा दिया था यूपीएससी की विश्वसनीयता पर। तो सरकार ने और कार्मिक मंत्रालय ने विशेष तौर पर यूपीएससी के इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर यूपीएससी की अब तक की छवि को, जो यूपीएससी की छवि थी कि आज तक कोई पेपर नहीं फूटा, आज तक कोई आपको जो है घपलाबाजी नहीं हुआ, इस कारण से सरकार को यह लगा कि यूपीएससी की कम से कम विश्वसनीयता बनी रहे, क्योंकि नीट का प्रकरण सभी को मालूम है, जो जस्ट इसके पहले 3-4 महीने पहले से चल ही रहा था। तो सामान्य तौर पर नीट का तरह ही इसका भी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, तो सरकार खुद दबाव में आ गई और यूपीएससी की उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के वो सारे उपाय यहां पर किए जाने लगे कि जो यूपीएससी की छवि को साफ सुथरी छवि के रूप में दोबारा प्रस्तुत करता है। तो अब तक के सारे जीएस और एसए के पेपर के संपूर्ण आकलन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यूपीएससी अब सही मायने में वास्तविक यूपीएससी हो चुका है। दूसरा, एक झटका कोचिंग क्लासेस वालों को ऐसा दिया है यूपीएससी ने, और एक मैसेज है इसमें छिपा हुआ कि आप ट्रेडिशनल के साथ साथ जब तक आजू बाजू का जो भी भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कल्चरल वातावरण जो बदल रहा है उसके साथ अगर अवेयर नहीं होंगे, तो आपको जो दिए गए क्वेश्चन उसका आंसर लिख पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग, जैसे कि GS4 का पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, हमको पढ़ना था इमोशनल इंटेलिजेंस, यूपीएससी ने पूछ लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। पहले पेपर दूसरे पेपर, तीसरे पेपर में भी पूछ लिया, कई जगह पर एआई का आपको जो है क्या आता है, उल्लेख हो रहा है। तो सामान्य तौर पर इमोशनल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में जब तक आप कोरिलेशंस को मेंटेन नहीं रखेंगे, इसलिए समान स्वरूप की उच्चारण प्रक्रिया में जो टर्मिनोलॉजी है उसको अभी बच्चों को जो है बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। उसके साथ साथ जो है आप मेंस के संदर्भ में लिखने का अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, ऐसे उदाहरणों को आपको लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल इन 2 दिनों के अंदर जो सर्वे आया है उसमें लगभग 70% लड़का जो है बहुत अच्छा कर पाया है। बचे हुए 30% लोग जो शिकायतें हैं जिनकी, तो ये वो 30% लड़का है जो केवल प्रिपरेशन किया है ट्रेडिशनल ओरिएंटेड या ट्रेडिशन या स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छा पढ़ा 80% और 20% करंट को पढ़ा, तो उनसे पेपर हैंडल नहीं हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि नॉन सीरियस स्टूडेंट्स इसमें तो होते ही हैं, पहुंच गए किसी तरीके से मेंस लिखने के लिए, लेकिन मेंस के लिए वो क्वालिफाई करने की एबिलिटी नहीं रखते। नंबर तीसरा चीज आता है यहां पर कि ये से को जिसने बहुत प्रेशर में ले लिया था
क्योंकि 2018 से 2022 इस साल का भाई साहब आप 4 सालों का एसए का पेपर देख लेंगे ना, तो यहां पर स्पष्ट रूप से यूपीएससी का ईगो झलकता है। ये सारा पेपर ईगो सेंट्रिक था। इस साल का जो एसए का पेपर है बेटर से बेटर कहेंगे हम लोग। थोड़ा सा चिंतन का विषय जरूर है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड से चल रहा है। हम लोग जब देते थे तो एक होता था सोशल, एक होता था पॉलिटिकल, एक होता था इकोलॉजिकल, एक होता था इकोनॉमिकल, ऐसे अलग अलग वेरियस टाइप से सवाल होते थे। लेकिन 2012-14 से ऐसे ऐसे पूछा जा रहा है कि जो लाइफ विजन को दर्शाया आपके, इसमें भी वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है ना वो अप्रोप्रिएट यूपीएससी का रखा है। इस काल के दौरान जो स्टैंडर्ड हुआ करता तो बियॉन्ड द इमेजिनेशन हुआ करता था, और बहुत सारे बच्चों का एसी की वजह से नहीं हो पाया। समझ आ रहा है? तो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 नंबर से जिन जिन लोगों का रह रहा था, तो शायद हो सकता है कि सरकार ने यूपीएससी को कुछ सजेस्ट किया हो, या यूपीएससी का अध्यक्ष बदलने के बाद यूपीएससी को स्वयं ऐसे लगा हो कि ऐसे से तो, क्योंकि लोगों का करियर खत्म हो जाता है। 4-4, 5-5, 10-10 साल अगर कोई लड़का यूपीएससी करने के सपने को लेकर पाल रहा है, आसान नहीं होता है इतने सालों तक पेशेंस रखना। और 2, 4, 5, 10 नंबर से अगर किसी का रह गया हो तो वो लड़का क्या सोचता होगा, उसके माइंड सेट पर क्या बीतती होगी। तो शायद हो सकता है कि यूपीएससी ने थोड़ा सा अब लिबरल एटीट्यूड यहां पर आत्मसात किया हुआ है, जो विगत 2 दिनों से चल रही परीक्षा के संदर्भ में हम इस ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसे का भी पेपर 2018 सबसे बर्बाद किया होगा इस 4 सालों में लोगों को, तो एसए के पेपर ने बर्बाद किया है। कई लोगों का जीएस में अच्छा रहा, वो ऑप्शनल में अच्छा रहा, लेकिन एसए के पेपर ने गड़बड़ कर दिया। तो आज भी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड रखा गया है। कुछ निबंध के टॉपिक है, एक लेक्चर सेपरेट मैं इसके ऊपर लूंगा आज ही, तो यहां पर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड है, लेकिन टाइटल समझ में आ जाता है बच्चों की कि पूछना क्या है, पूछा क्या है और लिखा क्या है। अब ये हो सकता है कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग एक्सप्रेशंस होंगे, रिप्रेजेंटेशन क्या अलग अलग असेट हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, वो दूसरी बात, क्योंकि जितनी व्यक्तियां रहेंगी उतनी प्रवृत्तियां जरूर रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एसए का पेपर भी इस साल बहुत अच्छा था। कुल मिलाकर सारा जितना भी कंपलसरी हम लोगों का पहले 2 दिन में 3 दिन में पेपर हो जाता है, लगभग 80% सक्सेस रेट इसका मैं बता सकता हूं कि जो भी लड़का थोड़ा बहुत और पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आया होगा, वो 80% पॉसिबिलिटीज है कि मेंस आराम से पास हो जाए। और जिस तरीके का पेपर है इस साल, स्टैंडर्ड इस साल सॉरी मेंस की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी हाई जा सकती है। ये संकेत हैं जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर यूपीएससी का ट्रेंड कैसे रहेगा। तो यूपीएससी का ट्रेंड ऐसे ही लिबरल रहने वाला है मित्रों। तो किसी भी प्रकार के दबाव में ना आकर आराम से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिएगा। और 10-12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 4 से 5 घंटा पढ़ लीजिएगा। लेकिन सामान्य से सामान्य चीज को जो हमारे इर्द गिर्द घटित हो रही है उसको नजरअंदाज ना करेंगे आप, तो आने वाले समय में आप भी इसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि भविष्य में सफलता आपके कदमों में आके गिरे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही सब्जेक्ट्स को लेकर जो है फिर से और एक कोई आपके लिए मैसेज लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।